अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज बड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने चंद इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का चुनाव किया है और उन एमसीक्यूज़ का तल्लुक़ है रियासत और हुकूमत के साथ, यानी स्टेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज बड़ैच। अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ही फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी अहम चीज़ें शामिल की गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी लेक्चर नंबर 10। तो हमने जो है सिविक्स एंड सिटीज़न एंगेजमेंट के ऊपर जो मुख्तलिफ लेक्चर्स का अहतमाम किया है, तो आज उसका आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 10। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने शामिल किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। उसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, who said that state is a union of families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life by which it means happy and honorable life। ये किसका कहना है कि रियासत जो है वो ख़ानदानों और देहातों का एक ऐसा यूनियन है, एक ऐसा इज्तिमा है जिसका जो बुनियादी मकसद है वो एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी बसर करना है। तो उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है एरिस्टोटल, दूसरा है प्लेटो। द करेक्ट आंसर इज़ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सेड दैट स्टेट इज़ ए यूनियन ऑफ families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life by which it means a happy and honorable life। यानी रियासत के क़याम का जो बुनियादी मकसद होता है वो है कि रियासत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो एक हैप्पी और ऑनरेबल लाइफ गुजार सकें। तो ये रियासत का जो है उसके क़याम का बुनियादी मकसद है। यानी लोग रियासत क्यों क़याम करते हैं, ताकि रियासत के अंदर वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, who described that the state as a compulsory political organization with a centralized government that maintains a monopoly of the legitimate use of force। एक और कोटेशन है रियासत से मुतल्लक कि रियासत के बारे में ये किसका कहना है कि स्टेट एज ए कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रियासत होती है वो एक कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये तो बहरहाल याद रखिएगा कि रियासत अपनी नेचर के अतबार से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह मस्जिद जो है अपनी नेचर के अतबार से एक मजहबी अदारा है, तो रियासत जो है वो अपनी नेचर के अतबार से एक पॉलिटिकल यानी सियासी अदारा है। और विद ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जिसके पास एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है और वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो होती है उसको ताकत इस्तेमाल करने यानी कानून बनाने, कानून को नाफज करने और खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देने की जो है वो अथॉरिटी होती है। ये स्टेटमेंट है किसकी है, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज़ मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने ये कहा है कि जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको उसका ताकत के ऊपर जो है मुकम्मल कंट्रोल होता है, उसकी पैदा तौर पे मुनापली होती है और उसको ताकत इस्तेमाल करने का कानूनी अख्तियार जो है वो हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द टर्म स्टेट इन द मॉडर्न सेंस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम used by Aristotle, Machiavelli, Thomas Hobbes। The correct answer is Machiavelli। Machiavelli जो है वो पहला सियासी मुफक्कर है जिसने मॉडर्न टाइम के अंदर जो है टर्म स्टेट का जो है वो इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who said that nationality nation is a nationality which has organized itself into a political body desiring to be independent। तो नेशन जो है यानी कौम क्या होती है, नेशन किसको कहते हैं, तो नेशन इज़ ए नेशनैलिटी। नेशन जो है, कौम जो है एक ऐसी कौमियत है विच हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ इनटू ए पॉलिटिकल बॉडी, जिसने अपने आप को सियासी तौर पे मुनज़्ज़म कर लिया हो और डिज़ायरिंग टू बी इंडिपेंडेंट, और वो आज़ादी हासिल करने की ख्वाहिशमंद हो। बहरहाल जो नेशन है उसके पास 2 बड़े फीचर्स होते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट होती है या फिर वो स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस कर रही होती है। यानी वो आज़ाद होती है या आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही होती है। तो ऐसी इंसानी ग्रोह को जो है जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, वो आज़ाद हो या आज़ादी हासिल करने के लिए वो कोशिश कर रहा हो, तो उसको नेशन कहते हैं। और ये कोटेशन किसकी है, कार्ल मार्क्स, E.M. वाइट,
बार्कर। द करेक्ट आंसर इज बार्कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्स वेबर डिफाइंस द स्टेट एज ए कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विद ए लार्ज पॉपुलेशन, विद ए मिलिट्री गवर्नमेंट। तो मैक्स वेबर जो है वो कहता है कि स्टेट एज ए कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रियासत एक कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है विद ए, आगे तीन ऑप्शन है, विद ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विद ए लार्ज पॉपुलेशन या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि रियासत जो है वो एक ऐसी कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास उसका अपना आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज वर स्टेटलेस लिविंग इन ए, अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज वर स्टेटलेस, स्टेटलेस से मुराद है रियासत का, जब वो दौर जब रियासत नहीं थी, कि जिस दौर में कोई भी रियासत नहीं थी, तो उसको हम कहते हैं स्टेटलेस इरा, जब रियासत का भी वजूद में नहीं आई थी। तो अर्ली ह्यूमन सोसाइटी जो हैं, जो बहुत कदीम इंसानी माशरे थे, वर स्टेटलेस। क्यों स्टेटलेस थे? क्योंकि उस दौर में अभी रियासत जैसे अदारे का आगाज़ ही नहीं हुआ था। तो जब रियासत जैसा एक वेल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कायम नहीं हुआ था, तो उस वक्त सोसाइटी तो मौजूद थी, इंसानी माशरा मौजूद था, इंसान मौजूद थे, लेकिन वो अभी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे। तो उस वक्त जो है वो जो माशरा था, वो जो सोसाइटी थी, यानी रियासत के क़याम से पहले का जो दौर है, उस दौर में उस दौर के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है या उस दौर को क्या नाम दिया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। द अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ वर स्टेटलेस लिविंग इन ए स्टेट ऑफ नेचर या फिर जंगल। तो द करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर से मुराद है फितरी हालत का ज़माना। फितरी हालत के ज़माने से मुराद रियासत के क़याम से पहले का दौर है, जब इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रहता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज़ राइट की पॉलिसी थी और उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता था। तो ना रियासत थी, ना हुकूमत थी, ना कवानीन थे, ना कोई जुडिशरी थी, ना पार्लियामेंट थी। तो हर शख्स जो है जितनी जितनी उसके पास ताकत होती थी उसके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करता था। तो वो अभी इंसान जो है वो अपने आप को उसने पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं किया था। तो उस माशरे के सियासी होने से पहले का जो दौर है उसको हम स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं और वो स्टेटलेस दौर था। द टर्म स्टेट इज़ ड्राइव्ड फ्राम द लेटिन वर्ड। आपने बताना ये है कि रियासत की जो टर्म है इसको लेटिन ज़ुबान के किस लफ्ज़ से जो है ड्राइव किया गया है? स्टेटस, स्टेयर और स्टेशन। द करेक्ट आंसर इज स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेट। नीचे तीन कोटेशन दी गई हैं, इन तीन कोटेशन में से रियासत के बारे में कौन सी कोटेशन जो है वो दुरुस्त है? इट इज़ परमानेंट, सॉरी इट इज़ नॉट परमानेंट। तो जो स्टेट होती है वो परमानेंट होती है। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन गलत है। रियासत जो है एक परमानेंट जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नंबर 2, इट इज़ ओनली ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो रियासत सिर्फ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो रियासत कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती बल्कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो दूसरी इक्वेशन भी गलत होगी। इट इज़ टेरिटोरियल, इट हैज़ टेरिटोरियल लिमिट्स, यानी रियासत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जोग्राफी हदूद होती हैं, जिसकी ज़मीनी हदूद होती हैं, उसकी पैदा तौर पे बाउंड्रीज़ का तयन किया जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इलाका है ये फ़लाँ रियासत कहलाएगा। वो पाकिस्तान हो सकता है, वो इंडिया हो सकता है, वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो हर रियासत की पैदा तौर पे टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती हैं। तो ये रियासत का एक बुनियादी फीचर है। जो जदीद रियासत है वो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ की मालिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म द मॉडर्न स्टेट सिस्टम बिगिन इन, ये जो जदीद रियासती निज़ाम है इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, किस इलाके से हुआ? एशिया, यूरोप, अफ्रीका। द करेक्ट आंसर इज़ यूरोप। तो जदीद रियासती निज़ाम जो है, जो रियासती निज़ाम इस वक्त दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रखा है, जिसको हम मॉडर्न सॉवरन या नेशनल स्टेट कहते हैं या सेकुलर स्टेट कहते हैं। तो रियासत जो है मौजूदा शक्ल में जो इस वक्त कायम है, इस रियासती निज़ाम का आगाज़ बर-ए-आज़म यूरोप से हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु व्यूज़ द स्टेट नॉट एज ए नेचुरल इंटेंटी बट एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए सोसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। अब दोबारा इसको देखिएगा, हु व्यूज दैट द स्टेट, यानी रियासत जो है, यानी रियासत जैसा जो दायरा है उसके मतलब ही कहा गया है नॉट एज ए नेचुरल एंटिटी, यानी रियासत कोई नेचुरल अदारा नहीं है, नेचुरल फितरी अदारा नहीं है, इसको बाकायदा तौर पे बनाया गया है, यानी इंसानों ने शौरी तौर पे जो है रियासत जैसा अदारा जो है वो कायम किया है। तो नॉट एज ए नेचुरल एंटिटी बट एज ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रियासती जो सोसाइटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, माशरा जो है वो मुख्तलिफ इर्तिकाई मनाजिल तय करता है और वो कुछ शौरी तौर पे फैसले करता है, तो ये उस सूरत में जो है कायम हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, यानी रियासत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी मकसद रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सेव करना होता है। ये है एक रियासत के बारे में एक ओपिनियन। तो ये किसकी है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है, मार्क्सिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट? द करेक्ट आंसर इज मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट से मुराद वो लोग हैं जो कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी के ऊपर बिलीव करते हैं। कार्ल मार्क्स के जो सियासी नज़रियात हैं, कार्ल मार्क्स के जो मुआशी नज़रियात हैं, उनको मानने वाले लोगों को मार्क्सिस्ट कहते हैं, या कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी को भी हम मार्क्सिस्ट कहते हैं या मार्क्सिज्म भी उसको कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता था कि जो स्टेट है वो एक फितरी दायरा नहीं है, इसको बाकायदा तौर पे बनाया गया है और इसका बुनियादी काम क्या है, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। तो जो रूलिंग क्लास होती है उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत का काम है। बेसिकली कार्ल मार्क्स रियासत के ख़िलाफ़ था, इसलिए वो अपनी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसके अंदर कहता है कि रियासत को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ताकतवर तबके के मफादात की मुहाफ़िज़ है और जो लेबर क्लास है उसके मफादात को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। इसको वो जो सरमायादार हैं उनकी वो एजेंट कहता था, तो लिहाजा वो एक स्टेटलेस सोसाइटी की जो है बात कर रखा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेबल definition of state that it has 4 essential ingredients was given by, देखें रियासत जो है उसके 4 लाजमी अज्जा होते हैं, 4 essential ingredients होते हैं, 4 अज्जा पर मुश्तमिल होती है, 4 एलिमेंट्स उसके होते हैं। तो मुख्तलिफ सियासी मुफक्रीन ने रियासत की मुख्तलिफ तरीक़ों से तारीफ़ की है, लेकिन होता यह है कि जब कोई पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जो है रियासत की डेफिनेशन पेश करता है तो वो उसकी डेफिनेशन के अंदर बाज़ का एक एलिमेंट होता है, बाज़ का 2 एलिमेंट का जिक्र करता है, बाज़ का वो 3 एलिमेंट का जिक्र करता है। तो बहुत कम आपको ऐसी डेफिनेशन मिलेंगी जिस डेफिनेशन के अंदर रियासत के जो चारों एलिमेंट्स हैं, जो उसके 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका जिक्र हो। तो एक डेफिनेशन ऐसी है जिसमें चारों लाजमी अज्जा का जिक्र किया गया है। तो आपने बताना यह है कि वो डेफिनेशन किसकी है। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ state that it has 4 essential ingredients was given by प्रोफेसर गार्नर। तो प्रोफेसर गार्नर ने रियासत की जो डेफिनेशन की है उसमें उसने रियासत के जो चारों लाजमी अज्जा हैं, जो कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, तो उसकी डेफिनेशन के अंदर 1 बाय 1 इन चारों का जिक्र किया गया है। इसलिए प्रोफेसर गार्नर की डेफिनेशन को जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ऑथेंटिक डेफिनेशन जो है वो तस्लीम किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विच इज़ द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। जो स्टेट होती है वो 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। तो उन 4 एलिमेंट में से विच इज़ द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, द करेक्ट आंसर इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ये रियासत का तीसरा लाजमी जुज़ है। पहला लाजमी जुज़ उसका पॉपुलेशन है, दूसरा उसका टेरिटरी है, तीसरा गवर्नमेंट, और जो 4th एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज़ सॉवरेनिटी। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द आइडियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन फॉर एन आइडियल स्टेट टू प्लेटो। प्लेटो जो है वो एक कदीम यूनान का जो है सियासी मुफक्कर है, और प्लेटो ने जो है
आइडियल स्टेट का जो है वो कंसेप्ट पेश किया था, मिसाली रियासत का उसने कंसेप्ट पेश किया। वो कहता है कि एक मिसाली रियासत जो है उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर उसने बात की है और उसके लिए उसने बाकायदा तौर पर फिगर बताया है कि जो आइडियल स्टेट होती है उसकी आबादी इतनी होगी। उसमें पहला ऑप्शन है 1000, गलत बात है, और 5000 ये भी गलत है, 5040। प्लेटो के मुताबिक जो आइडियल स्टेट है उसकी जो आबादी है वो 5040 अफराद पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू रूसो वाज नंबर 1 ए पीरियड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, ए पीरियड ऑफ कांस्टेंट वारफेयर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? फितरी हालत का ज़माना। फितरी हालत से ज़माने से मुराद या स्टेट ऑफ नेचर से मुराद हम वो दौर लेते हैं जब रियासत अभी कायम नहीं हुई थी। इंसान जो है यानी माशरा जो है वो अभी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था और उस वक़्त ना तो रियासत थी, ना कोई गवर्नमेंट थी, ना कवानीन थे, ना कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई जुडिशरी थी, ना कोई लेजिस्लेचर थी, ना एग्जेक्टिव थी। यानी गवर्नमेंट और रियासत का कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद नहीं था। और उस दौर में जो है जब रियासत कायम नहीं हुई थी तो उस वक़्त जो इंसान था, जो उस वक़्त का जो मुआशरा था, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था और उसमें जो है माइट इज़ राइट का असूल पाया जाता था। जिसकी जितनी ताकत होती थी उसके मुताबिक वो अपने मामलात को चलाता था। वो जो दौर है जो रियासत के क़याम से पहले का दौर है, या उसको यूँ कहें कि इंसानी मुआशरे का सियासी तौर पे मुनज़्ज़म होने से पहले का जो मुआशरा है वो कहलाता है स्टेट ऑफ नेचर, यानी फितरी हालत का ज़माना। तो जो फितरी हालत का ज़माना था जब रियासत अभी कायम नहीं हुई थी, तो जो रूसो है वो उसके बारे में क्या कहता है? उसके बारे में कहता है कि वो दौर जो था जब रियासत अभी कायम नहीं हुई थी और इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था, वो था ए पीरियड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। वो अमन का और खुशी का ज़माना था, बल्कि वो तो कहता है कि वो जन्नत नज़ीर ज़माना था। यानी ऐसे था कि जैसे जन्नत का दौर होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है ए पीरियड ऑफ कांस्टेंट वारफेयर, यानी मुस्तकिल तौर पे वो एक जंग का ज़माना था। तो पहला ऑप्शन जो है स्टूडेंट दुरुस्त है। और दोबारा इसको सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रूसो के मुताबिक जो है जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें बेसिकली हैप्पीनेस और प्लेजर पाया जाता था, पीस पाया जाता था, इसलिए उसको वो जन्नत नज़ीर जो है वो मुआशरा जो है वो ख्याल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओल्डेस्ट थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज़, रियासत का आगाज़ कैसे हुआ? तो रियासत के आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं। कमोबेश 6 थेरी बड़ी अथेंटिक हैं। तो मुख्तलिफ सियासी मुफक्रीन ने वो थेरी जो है पेश की हैं या उनको सपोर्ट किया है। अब रियासत के आगाज़ के बारे में जो सबसे पुरानी थेरी है, ओल्डेस्ट थेरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज़, सबसे पुरानी थेरी कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट थेरी कौन सी है? द थेरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर थेरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट। द करेक्ट आंसर इज़ थेरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। इसको उर्दू में कहते हैं नज़रिया तख्लीक रब्बानी। इस नज़रिए के मुताबिक जो रियासत है वो इंसानों का बनाया हुआ कोई इदारा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई है। यानी जिस तरह हम ये बिलीव करते हैं कि ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये अल्लाह ताला ने कायम की है, अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। तो वो कहते हैं कि चूँकि रियासत भी इस कायनात का हिस्सा है, तो लिहाजा जो रियासत है वो उसको भी अल्लाह ताला ने ही तख्लीक किया है। तो इस थेरी को जो है थेरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट कहा जाता है, नज़रिया तख्लीक रब्बानी। और इसको रियासत के आगाज़ के बारे में जो 6 मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये ओल्डेस्ट थेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच थेरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट द किंग इज़ गॉड्स एजेंट ऑन अर्थ। रियासत के आगाज़ के बारे में 6 मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं, जिसमें एक थेरी का भी हमने जिक्र किया है, थेरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन, और एक थेरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थेरी ऑफ फोर्स है, हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशन थेरी है, पेट्रियाटिक थेरी है, मैट्रियार्किकल थेरी है। तो ये रियासत के आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं। जिन थेरीज का मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है वो पूछता ये है कि इनमें से कौन सी थेरी है जिसके मुताबिक जो रियासत है, थेरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, द किंग इज़ गॉड्स एजेंट ऑन अर्थ, कि जो बादशाह होता है
वो ज़मीन पर खुदा का एजेंट होता है। यानी वो जो बादशाह है उसकी तकर्री जो है वो अल्लाह ताला ने की है, खुदा ने की है। तो ये किस नज़रिए के मुताबिक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट और थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअलिज्म is also known as realism, laissez-faire and fascism. The correct answer is laissez-faire. नज़रिया अदम मुदाखलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो आर कंसीडर्ड एज सोशल रिफॉर्मर्स या फिर सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट। आपने बताना ये है कि ये तीन सियासी मुफक्कर हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जो हैं, ये किस वजह से मशहूर हैं या इनको क्या कंसीडर किया जाता है? तो उसमें दो ऑप्शन हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं ये लोग या फिर सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन है, ये तीनों लोग जो हैं इनको हम सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट कहते हैं। सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट इसलिए कहते हैं कि इन तीनों लोगों ने जो है अपनी अपनी सोच के मुताबिक सोशल कंट्रैक्ट पेश किया है। थॉमस हॉब्स ने सोशल कंट्रैक्ट पेश किया, फिर उसके बाद जॉन लॉक ने पेश किया है और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो रूसो ने पेश किया है। अब इन तीनों का तल्लुक जो सोशल कंट्रैक्ट से है, थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट यानी रियासत के आगाज़ के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं, थ्योरीज पाई जाती हैं, उनमें से एक थ्योरी है सोशल कंट्रैक्ट और वो सोशल कंट्रैक्ट इन तीन लोगों ने पेश किया है। तो उसी निस्बत से जो है इनको हम सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, रूसो एडवोकेटेड हिज थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट इन द बुक। रूसो जो है, जिसका मैं अभी बता रहा था कि तीन लोग हैं जिन्होंने सोशल कंट्रैक्ट के ऊपर काम किया है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। तो रूसो जो है उसने अपनी कौन सी किताब के अंदर जो है अपना जो नज़रिया सोशल कंट्रैक्ट है वो पेश किया है? रूसो एडवोकेटेड हिज थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट इन द बुक सोशल कंट्रैक्ट या फिर ओरिजिन ऑफ द स्टेट। द करेक्ट आंसर इज सोशल कंट्रैक्ट। तो रूसो ने अपनी किताब सोशल कंट्रैक्ट के अंदर जो है थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट के ऊपर जो है बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म सॉवरेनिटी मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट। यानी रियासत के हवाले से जो है सॉवरेनिटी से क्या मुराद है? मिलिट्री सपोर्ट, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट या फिर कल्चरल डोमिनेंस। तो करेक्ट आंसर है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए डियर स्टूडेंट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी अथॉरिटीज एंड पावर बिलोंग्स टू अल्लाह चीफ जस्टिस। द करेक्ट आंसर इज अल्लाह। इस्लामिक जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है या वेस्टर्न फिलासफी जो है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलासफी सॉवरेनिटी एंड ऑल अथॉरिटीज बिलोंग टू स्टेट। मगरबी फ़लसफ़े के मुताबिक जो अथॉरिटी है, जो सॉवरेनिटी है, जो सुप्रीम पावर है, वो कौन है? वो रियासत होती है, वो स्टेट होती है। जबकि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है या जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, तो इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक जो है जो सॉवरेनिटी है दैट बिलोंग्स टू अल्लाह। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में और जो इस्लामिक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उन दोनों में इस एतबार से फ़र्क पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, who prescribed man as a social animal as well as a political animal। यानी कौन सा सियासी मुफक्कर है जिसने कहा है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल, कि इंसान एक माशरती हैवान है और माशरती हैवान होने के साथ साथ वो एक सियासी हैवान भी है। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टाटल। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टाटल। एरिस्टाटल ने कहा कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल as well as a political animal। Next है, which system of government is called as the government of people, by the people, for the people। कौन से सियासी निज़ाम के बारे में कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी। द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत के मतलब ये कहा जाता है कि ये अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए होती है और अवाम के ज़रिए ही ये कायम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, द सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी डील्स विद ओरिजिन ऑफ द स्टेट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी जो है उसका तल्लुक इन तीनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के साथ है? ये किस चीज़ को डील करती है? द करेक्ट आंसर इज ओरिजिन ऑफ द स्टेट। यानी सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी जो है
उसमें इस सवाल का जवाब तलाश किया जाता है कि रियासत जैसे अदारे का आगाज़ कैसे हुआ, रियासत की बुनियाद कैसे रखी गई, रियासत की बुनियाद क्यों रखी गई, तो कौन से हालात थे जिनकी वजह से रियासत का अदारा वजूद में आया है। तो ये रियासत से जो है वो डील करता है। ओरिजिन ऑफ द स्टेट, रियासत का आगाज़ कैसे हुआ, ये उससे बात करता है। नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स इज़ द फेमस वर्क ऑफ एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। पॉलिटिक्स जो है ये किताब का नाम है और ये किताब जो है ये एरिस्टोटल की है। थॉमस हॉब्स की जो किताब है उसका नाम है लिविएथन, और जो कार्ल मार्क्स है उसकी किताब का नाम है द प्रिंस। तो मुख्तलिफ लोगों की किताबें हैं, लेकिन ये जो किताब है द पॉलिटिक्स डेट इज़ रिटन बाय द एरिस्टोटल। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूसो बॉर्न इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड एंड डाइड ऑन जुलाई 2, 1778 इन फ्रांस, जर्मनी, इटली। द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। रूसो जो है वो पैदा तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन उसकी जो डेथ है वो फ्रांस के अंदर हुई थी। तो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ और फ्रांस के अंदर जो है उसका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविएथन इज़ द फेमस वर्क ऑफ J.S. मिल, T.H. ग्रीन, थॉमस हॉब्स। द करेक्ट आंसर इज थॉमस हॉब्स। अभी मैं इसके बारे में आपको बता रहा था कि थॉमस हॉब्स की सबसे जो मशहूर किताब है वो लिविएथन है, और थॉमस हॉब्स ने अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो भी इसी किताब के अंदर जो है वो पेश की है। जिस तरह जॉन लॉक ने अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। रियासत जैसे अदारे का आगाज़ कैसे हुआ, इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पाई जाती हैं। उन मुख्तलिफ थ्योरीज में से सबसे दुरुस्त थ्योरी कौन सी है, कौन सी थ्योरी ऐसी है जिसको दुरुस्त थ्योरी जो है वो कहा जाता है। उसमें तीन ऑप्शन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ फोर्स और हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी थ्योरी। द करेक्ट आंसर इज हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी, यानी तारीखी और इर्तकाई नज़रिया जो है थ्योरी जो है उसके मुताबिक रियासत जो है वो इर्तकाई अमल के ज़रिए जो है वो वजूद में आई है। उसको ना तो बाकायदा तौर पे बनाया है, ना ही उसको अल्लाह ताला ने बनाया है, बल्कि इसके क़याम में बेशुमार फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये एक इर्तकाई अमल के ज़रिए जो है वो वजूद में आई है। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। इस वीडियो के अंदर हमारा जो बेसिक मौजू था वो था स्टेट, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए थे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन का तल्लुक़ है वो स्टेट के साथ है और गवर्नमेंट से साथ है। डियर स्टूडेंट्स, इन आपका जो BS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें MCQs भी होते हैं, उसमें शार्ट क्वेश्चन होते हैं और साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। तो MCQs को जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आपके ये एग्ज़ाम का बाकायदा तौर पे हिस्सा होते हैं। हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है मिलती रहें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना जो फीडबैक है वो लाजमी तौर पे दिया करें कि आपको ये वीडियो जो है मुतलका सब्जेक्ट को, मुतलका मामलात को समझने में कितनी ज़्यादा जो है भी हेल्पफुल हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो 2-4 तारीफ़ी कलमात जो हैं वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई नुक्स नज़र आता है तो आपकी तनकीद जो है या उस जो खामी इसमें रह जाती है उसको अगर आप हाईलाइट करते हैं तो उससे हमें अपनी इस्लाह करने का मौका मिल जाता है। तो दोनों सूरतों में आपका जो फीडबैक है उसका हमें इंतज़ार रहता है। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी।